देखो, अगर आपका मैक नंबर ग्रेटर देन 1 है तो आप इसको सुपरसोनिक फ्लो बोलेंगे, और अगर आपका मैक नंबर इक्वल टू 1 है तो इसको आप सोनिक फ्लो बोलोगे, और अगर आपका मैक नंबर लेस देन 1 है तब आप इसको सब सोनिक फ्लो बोलोगे। अच्छा, अब देखो बेटा, एक्चुअली में जब आपका मैक नंबर लेस देन 0.3 होता है तब चेंज इन डेंसिटी लगभग निग्लिजिबल होती है। चेंज इन डेंसिटी लगभग निग्लिजिबल होती है मैक नंबर 0.3 तक, बट जैसे आपका मैक नंबर 0.3 से ज्यादा हो जाता है तब तब चेंज इन डेंसिटी स्टार्ट हो जाती है, और जैसे ही चेंज इन डेंसिटी स्टार्ट होती है तो बहुत सी चीजें बदलनी स्टार्ट हो जाती है। तो ध्यान में रखना, अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कि फ्रॉम वेयर योर फ्लो विल बी कंप्रेसिबल, जब भी आपका फ्लो मैक नंबर 0.3 से ज्यादा होगा तब वो फ्लो कंप्रेसिबल फ्लो में आएगा, और अगर वो फ्लो मैक नंबर 0.3 से कम है तब वो इनकम्प्रेसिबल फ्लो में जाएगा, मतलब है कि उसमें कंप्रेसिबिलिटी ना के बराबर हो। तो 0.3 के बाद चीजें बदलनी स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, अब आपको अगर ये कहानी समझ में आ गई, अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है कि मेरा मैक नंबर लेस देन 1 है और मेरे को स्पीड बढ़ानी है तब आप बोलोगे कन्वर्जेंट सेक्शन यूज करो। अगर एग्जामिनर बोलता है मेरा मैक नंबर ग्रेटर देन 1 है और मेरे को स्पीड बढ़ानी है तब आप उसको बोलोगे आप डाइवर्जेंट सेक्शन यूज करो। और लास्ट, अगर आप एग्जामिनर बोल दे कि मेरे पास मैक नंबर लेस देन 1 है बट मेरे को आउटलेट में मैक नंबर 3 चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? अब देखो, मैंने आपको बताया कि कभी भी मैक नंबर लेस देन 1 हो तो कन्वर्जेंट यूज कर लो, और आपको ये भी बताया कि जब यहां से 0.3 एंटर करेगा तो यहाँ पे मैक्सिमम कितना निकल सकता है? मैक्सिमम यहाँ पे कितना आ सकता है? 1 सर, 1 आ सकता है। तो आप बोलोगे मैक्सिमम तो यहाँ तक 1 आएगा। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक कन्वर्जेंट नोजल लेनी पड़ेगी और फिर डाइवर्जेंट नोजल लेनी पड़ेगी। अब होगा क्या, देखो सर क्या क्या बता दिए सर? यहाँ पे जब फ्लो एंटर करेगा, कर यहाँ पे जब फ्लो एंटर करेगा तो सबसे पहले तो 0.3 मैक नंबर एंटर किया, क्लियर। अब हमारे इस कंक्लूजन से क्या समझ में आया हमें, अभी भी मैक नंबर लेस देन 1 हो तो कन्वर्जेंट यूज कर लो, और कन्वर्जेंट यूज करके मैक्सिमम 1 पहुंचा दो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कन्वर्जेंट यूज किया और यहाँ पे मैक्सिमम 1 पहुंचा दिया। अब इस कंडीशन को बोला जाता है थ्रोटलिंग और चोकिंग। तो आप बोलोगे सबसे पहले 0.3 मैक नंबर को कन्वर्जेंट ट्यूब में एंटर करवाओ और फिर चोकिंग करवा दो, और चोकिंग करवाने का मतलब है ये मैक नंबर 1 पे पहुंच गया। और अगर मैं इस कंसेप्ट की बात करूं तो इस कंसेप्ट में मैंने देखा कि अगर मैक नंबर ग्रेटर देन 1 हो और मेरे को स्पीड बढ़ानी हो तो मेरे को डाइवर्जेंट सेक्शन यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैक नंबर 1 जैसे आएगा तो यहाँ पे जब मैक नंबर 1.00001 आएगा, मतलब मैक नंबर 1 से थोड़ा सा भी ज्यादा जाएगा, तो यहाँ पे फ्लो मैक नंबर जो है वो 1 से इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा, और करते करते फाइनली जब यहाँ पे निकलेगा तो वो आपको मैक नंबर 3 देगा। तो इसका मतलब फाइनलाइज हम कंक्लूड करते हैं चीजों को, फाइनल ये हुआ अगर आपका मैक नंबर लेस देन 1 है, स्पीड बढ़ानी है तो आपको कौन सा यूज करना पड़ेगा, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट? कन्वर्जिंग। ठीक है, तो अगर मैक नंबर लेस देन 1 है और स्पीड बढ़ानी है तो कन्वर्जेंट यूज करना पड़ेगा। मैक नंबर ग्रेटर देन 1 है, स्पीड बढ़ानी है तो डाइवर्जेंट यूज करना पड़ेगा। मैक नंबर लेस देन 1 है और ग्रेटर देन 1 तक लेके जाना है तो पहले कन्वर्जेंट और फिर डाइवर्जेंट यूज करो।
तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया सभी का? यस सर। सर पीछे क्या बताए हैं सर? हाँ, ये सेम चीज बताइए बेटा। सर कुछ क्लास ज्वाइन कर रहे थे, ज्वाइन नहीं हो पा रहा था सर। अच्छा, नहीं ये सेम चीज बताइए मैंने जो अभी यहाँ पे बताई ना आपको, ये जो कंक्लूजन करवाया, यस सर। हाँ यही सेम बताया मैंने पीछे, कि अगर आपको स्पीड बढ़ानी हो तो कौन सा सेक्शन यूज करना पड़ेगा। सर मैक नंबर क्या आता है सर? वो कैसे जनरेट करता है? मैक नंबर का मतलब मैंने यहाँ पे बताया, मैक नंबर का मतलब है जब भी आपका फ्लो चल रहा होगा आगे की तरफ तो उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी तो जरूर होगी, ठीक है। तो वो वेलोसिटी को जब मैं स्पीड ऑफ साउंड के साथ डिवाइड कर दूंगा तब मेरे पास आता है मैक नंबर। कहने का मतलब ये है कि जब आपका फ्लो आगे की तरफ को चल रहा हो और आपको इसको किससे कंपेयर करना है, स्पीड ऑफ साउंड से, तो आपको मैक नंबर का यूज करना पड़ता है। सपोज करो मैंने आपको बोला कि बेटा मैक नंबर है 1, तो मैं इनडायरेक्टली क्या बोलना चाह रहा हूँ कि जो मेरा फ्लो है वो स्पीड ऑफ साउंड की तरह चल रहा है। स्पीड ऑफ साउंड कितनी होती है? 340 मीटर पर सेकेंड। अगर मैं बोलूं कि बेटा मैक नंबर ग्रेटर देन 1 है, तो आप बोलोगे सर जो आपके फ्लो की वेलोसिटी है वो जो स्पीड ऑफ साउंड है उससे ज्यादा रफ्तार में चल रही है। और अगर मैं बोलूंगा मैक नंबर लेस देन 1, तो इसका मतलब है स्पीड ऑफ साउंड से कम। ठीक है, इसका आप प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या देख सकते हो, जब भी आप फाइटर प्लेन देखते होंगे तो फाइटर प्लेन खुद तो आगे निकल जाता है और उसकी आवाज हमें कुछ 5 या 6 सेकंड के बाद सुनाई देती है, क्योंकि उस टाइम पे ये मैक नंबर ग्रेटर देन 1 पे फ्लाई कर रहा होता है। ठीक है, जब भी ये फ्लाई कर रहा है मैक नंबर ग्रेटर देन 1 पे, तो इसका मतलब ये हमारे पास से गुजर गया, बट इसकी साउंड जो है वो थोड़ी देर बाद में सुनाई देती है, क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा पे फ्लाई कर रहा होता है। सर ऐसे भी होता है सर, बिजली चमकता है जो, उसमें भी तो हाँ हाँ हाँ, साउंड, बिल्कुल 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 उसमें सही क्या बात। है? यही है। हाँ, उसमें क्या होता है आपको पता है लाइट की स्पीड कितनी होती है, बताएगा कोई? 10 to 10 power 8 meter per second. लाख और स्पीड मीटर पर सेकंड। और स्पीड 43 मीटर पर सेकंड। अब देखो स्पीड ऑफ साउंड कितनी है, इतनी। स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, इतनी। ठीक है, लाइट अब पहले दिखता है, हाँ जी, लाइट तो पहले दिख हाँ तो इसमें होता क्या है, जब हमारा जब दो बादल आपस में फ्रिक्शन करते हैं और जो आपको धरती पे अगर कोई ब्रिक्स दिख रहा है, ठीक है, कोई ट्री दिख रहा है, तो इनके बीच में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का कॉम्बिनेशन होता है, तो यहाँ पे बिजली चमकती है। ठीक है, अब जैसे ही बिजली चमकी तो ये लाइट की स्पीड तो बहुत ज्यादा तो हमें दिख जाती है, बट इसकी साउंड जो है वो साउंड आती क्यों है, क्योंकि इसके आसपास का जो एटमॉस्फेयर होता है वो आयोनाइज्ड हो जाता है। आयोनाइज का मतलब होता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का सेपरेशन। तो जैसे ही वो आयोनाइज होता है तो आवाज आती है एक, तो वो आवाज हमें 340 मीटर पर सेकंड से सुनाई देगी। तो इसलिए बिजली दिख पहले जाती है, उसकी आवाज बाद में सुनाई देती है। क्लियर हो गया बेटा सभी को? सर तो जो सर मैंने क्वेश्चन अधिक पूछा, लाइट से है सर। हाँ, तो फिर आपने जो क्वेश्चन पूछा उसका क्या आंसर होगा? यस सर, उसका सर आंसर तो ये होगा ना कि डिपेंड्स अपॉन मैक नंबर सर, डिपेंड्स क्योंकि अपॉन द मैक अगर नंबर। हमें उसको, यस सर, मतलब सुपरसोनिक बनाना है तो वो सर मैक नंबर के क्राइटेरिया पे डिपेंड करेगा। अगर वो एक से ज्यादा दिया हुआ है और उसको सुपरसोनिक बनाना, तो वो तो सुपरसोनिक तो हो ही गया, मतलब उसमें हम अगर डाइवर्जेंट यूज करेंगे तो हो जाएगा, बट एक से कम है और अगर कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट यूज करके हम उसको सुपरसोनिक बना सकते हैं, राइट है सर? हाँ बिल्कुल, मतलब इट्स टोटली डिपेंड अपॉन द मैक नंबर ऑफ द फ्लो। ओके सर। आई थिंक सभी बच्चों को क्लियर हो गया ये बात। सर सुपरसोनिक ये सर क्या है सर? सुपरसोनिक का बेटा मतलब क्या है, जब आपका फ्लो आगे की तरफ को चल रहा होगा ऐसे, और ये इतना ज्यादा फास्ट होगा, इतना ज्यादा फास्ट होगा कि स्पीड ऑफ साउंड को भी पीछे छोड़ जाए। मान लो इसकी स्पीड है 500 मीटर पर सेकंड इस फ्लो की, और आपके स्पीड ऑफ साउंड की क्या है 340 मीटर पर सेकंड, तो इस फ्लो को सुपरसोनिक फ्लो बोलेंगे अगर मैक नंबर ग्रेटर देन 1 है। और अगर मैक नंबर लेस देन 1 है तो उसको सबसोनिक बोलेंगे, और अगर मैक नंबर इक्वल टू 1 है तो उसको सोनिक बोलेंगे।
ये सोनिक, ये सबसोनिक और ये सुपरसोनिक। क्लियर? सोनिक और क्या बोले सर? सुपर इसको हाँ, इसको सोनिक फ्लो बोलेंगे, इसको सबसोनिक बोलेंगे और इसको सुपरसोनिक बोलेंगे। तो ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अब फाइनली जो मेरे को आज का टॉपिक स्टार्ट करना है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, और अगर आप समझ जाओगे तो कोई देखो मिनिमम आपको ना 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में दिखेंगे इसके कंप्रेसर के, जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो थोड़ा सा ध्यान में दीजिएगा, तो मैं आपको एक एक चीज बिल्कुल डिटेल में समझा दूंगा, ताकि जैसे ही आप एमसीक्यू सोल्व करें तो आपके माइंड में पिक्चर बने कि आप सोल्व क्या कर रहे हो। ऐसे तुक्के ना याद, मतलब तुक्के की फॉर्म में याद नहीं करना, तो कंसेप्ट हम समझेंगे एक एक करके। तो कंप्रेसर में स्टार्ट कर रहा हूँ। अच्छा, तो मैं कुछ जल्दी से बता दूं कंप्रेसर का यूज क्या होता होगा और कंप्रेसर है क्या है। सर प्रेशर बढ़ाने के लिए सर। ओके, कोई और स्टूडेंट? कंप्रेसर क्यों यूज करते होंगे हम? किसी एयर की सर वॉल्यूम घटा देता है और उसके प्रेशर को सर राइज कर देता है। ओके, सर फ्लूइड के ट्रांसपोर्टेशन में भी कंप्रेसर यूज किया जाता है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए मैं डायरेक्टली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि जो एग्जाम में आती हैं चीजें, तो वैसे हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है कंप्रेसर। अब बेटा कंप्रेसर 2 तरह का है, हम 2 पार्ट में कंप्रेसर को कवर करेंगे। जो पहला पार्ट है उसको बोला जाता है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। आई थिंक मोहित सर ने भी आपको पढ़ाया होगा ये, यस और नो? अभी नहीं सर। अच्छा, अभी अभी नहीं पढ़ा। तो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर और एक्सियल फ्लो कंप्रेसर 2 तरह के कंप्रेसर होते हैं। एक होता है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर और दूसरा होता है एक्सियल फ्लो कंप्रेसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। क्लियर? अच्छा, आपने मेरे को बताया कि सर कंप्रेसर का यूज है प्रेशर को राइज करने के लिए, अगर हमने प्रेशर को राइज करना है। ओके, एक मैं आपसे बात पूछना चाहूंगा, ये एग्जाम का क्वेश्चन है। क्या मेरे को कोई बताएगा बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है? सर चेंज इन प्रेशर बाय चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। कोई और स्टूडेंट? डायरेक्ट स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ओके, सर इसके कहने का प्रेशर में कितना चेंज आता है? चेंज इन प्रेशर टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन सर। वॉल्यूम कितना चेंज कर VdP अपॉन dV है। डीपी अपॉन डीवी। माइनस डीपी VdP माइनस माइनस डीटी में बचा। VdP अपॉन dV। ओके, देखो आपने बहुत ही सही बोला है, माइनस डीपी बाई डीवी। देखो इसको अगर आप मेरे साथ पढ़ोगे, हाँ जी V क्या बोल रहे हो? V भी होगा सर, न्यूमिनेटर में V होगा, नीचे नहीं तो ऊपर सर। ऊपर सर V होगा। ऊपर हाँ। दोबारा लिखवाओ। माइनस VdP सर, डिवाइड बाय dV सर। यस सर। निगेटिव सर ये तो करता है कि प्रेशर बढ़ाने के साथ वॉल्यूम घटेगा सर। प्रेशर बढ़ाने के साथ वॉल्यूम घटेगा। ओके, और ये भी? तो ये तो उसके ओरिजिनल वॉल्यूम को शो कर रहा है सर। v उसकी ओरिजिनल वैल्यू को शो कर रहा है। ठीक है, चलो इसका एक कंसेप्ट, मतलब व्हाट इज बल्क मॉडुलस, ये थोड़ा सा आप खुद से करोगे, और अगर आपको समझ में नहीं आता है तो मोहित सर से पूछोगे ये, क्योंकि फ्लूइड डायनेमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। व्हाट इज बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये जरूर पूछिएगा। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि एक्चुअली में बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की एप्लीकेशन क्या है। क्लियर? देखो आपने बोला कि प्रेशर को राइज करना है, फ्लो के प्रेशर को राइज करना है, तो अगर फ्लो के प्रेशर को राइज करना है तो कैसे करोगे? 2 ही मेथड है आपके पास, या तो उसकी वेलोसिटी को डिक्रीज करना पड़ेगा, यस और नो? या तो उसकी वेलोसिटी को डिक्रीज करना पड़ेगा, या फिर
अगर आपके पास ये एक फ्लूइड का पार्टिकल है और अगर यहाँ से कुछ प्रेशर लग रहा है या यहाँ से कुछ प्रेशर लग रहा है, तो इसकी जो फाइनल वैल्यू होगी वो कुछ ऐसी वैल्यू होनी चाहिए। मैं आपको ये मैग्नीट्यूड में दिखा रहा हूँ। तो प्रेशर को राइज करने के दो तरीके अपने पास, या तो किसी तरह से वेलोसिटी को डिक्रीज कर दिया जाए एज पर बर्नौलीज, और दूसरा बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लोअर कर दी जाए। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं कि लिक्विड और गैस, इन दोनों में से किसका बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी छोटा होता है, बता पाएगा कोई? सर लिक्विड का सर, लिक्विड का Yes. सर। लिक्विड का सर। चलिए ये भी आप एक बार कंफर्म करिएगा मोहित सर से क्योंकि सर लिक्विड सर इनकॉम्प्रेसिबल है। लिक्विड इनकम्प्रेसिबल होता है, इसमें चेंज इन प्रेशर कम होगा सर। बहुत बढ़िया। वॉल्यूम में भी कम होगा, हाँ चेंज इन वॉल्यूम में भी कम होगा। ठीक है। तो व्हाट इज बल्क मॉडुलस, और बल्क मॉडुलस की हेल्प से हम कैसे बता सकते हैं? पहले तो ये पता करना है कि किसका बल्क मॉडुलस छोटा होता है। क्लियर? ये दो चीजें आपको थोड़ा सा खुद से सेल्फ स्टडी करनी है या मोहित सर से पूछना है। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ आपको, अभी उसका रीजन आगे समझ में आ जाएगा। अच्छा, तीसरी बात मेरे को ये बताओ, अगर किसी तरह का फ्लो इनकम्प्रेसिबल है, क्या उसका प्रेशराइज कर सकते हो? सोच समझ के आंसर देना, आराम से आंसर देना। इनकम्प्रेसिबल है तो वो नहीं हो सकता। क्वेश्चन सर, क्वेश्चन ये है कि अगर फ्लो आपका इनकम्प्रेसिबल है तो क्या प्रेशराइज कर सकते हो उसका? नो सर। बड़ा ध्यान से आंसर देना इसका। सर नहीं होगा प्रेशराइज सर। चलिए कोई बात नहीं, ये सब आपको मैंने फ्लूइड डायनामिक्स का कुछ पार्ट बताए हैं, फ्लूइड डायनामिक्स के क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, जो कि अभी कंप्रेसर में यूजफुल होने वाले हैं। तो ये भी आपका घर का ही काम है, ये पता करना है कि अगर फ्लो इनकम्प्रेसिबल है, क्या उसका प्रेशर राइज नहीं कर सकते क्या हम? क्लियर? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ये आप थोड़ा सा इस पे स्टडी कीजिएगा, क्योंकि आप गलत बोल रहे हो इसका आंसर, ठीक है, कि इनकम्प्रेसिबल फ्लो का प्रेशर राइज नहीं हो सकता। आप एक बात बताओ, अगर पंप क्या करता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या करता है? प्रेशर को ही राइज करता है सर। तो वो तो लिक्विड को उठाता है, तो वो कैसे प्रेशराइज कर रहा है? चलिए कोई बात नहीं, इसके ऊपर थोड़ा सा स्टडी कीजिएगा। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसका कम होता है, किसका ज्यादा होता है, और अगर फ्लो इनकम्प्रेसिबल है तो क्या उसका प्रेशराइज होगा या नहीं होगा। मैं आता हूं अपने टॉपिक पे, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर पे। अब सबसे पहले सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर को देखते हैं कि दिखता कैसा है और इसका काम क्या है। देखो सर सिलेबस में रेसिप्रोकेटिंग नहीं है क्या? रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर मतलब उसमें पढ़ने लायक कुछ खास है नहीं, क्योंकि वो आपने मतलब रेसिप्रोकेटिंग में क्या होता है, वो जैसे आपकी होली में आप पिचकारी यूज करते हो वैसा, बस वो रेसिप्रोकेटिंग में पिस्टन होगा, पिस्टन को अप डाउन करना है और कंप्रेस करना है, मतलब उसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते। बट सेंट्रीफ्यूगल और एक्सियल फ्लो कंप्रेसर में ज्यादा बनते हैं। सर ये एयर को कंप्रेस करता है या वाटर को? एयर को बेटा, वाटर को नहीं करता सर। नहीं, ये मैं आपको सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर पढ़ा रहा हूँ। अगर आपने ये सेंट्रीफ्यूगल पंप बोला होता तब वो एयर को, वो लिक्विड को करता, वाटर को करता, सॉरी, ठीक है, लिक्विड को। बट यहाँ पे मैं आपको अभी क्या पढ़ाया मैंने आपको पढ़ाया ब्रेटन साइकिल। वो ब्रेटन साइकिल किस पे काम करता है, लिक्विड पे या गैस पे? गैस पे सर। वो गैस पावर साइकिल है आपका। तो गैस पावर साइकिल का नेक्स्ट टॉपिक बनता है कंप्रेसर। दो टॉपिक बनते हैं, टरबाइन और कंप्रेसर। टरबाइन के 10% क्वेश्चन आते हैं, 90% क्वेश्चन कंप्रेसर के आते हैं, तो इसलिए कंप्रेसर पढ़ना जरूरी हो जाता है। अब मैं कंप्रेसर पढ़ता हूँ। देखो आपके सामने ये कंप्रेसर रखा हुआ है, ठीक है। अब कंप्रेसर में बेटा यहां से एयर अंदर जाएगी, जहां पे आपको इनलेट गाइड वेन दिख रहे हैं, यहां से एयर अंदर जाएगी।
अब जैसे ही एयर अंदर इसके जाएगी तो होता क्या है, इसके अंदर इम्पेलर्स लगे होते हैं। पहले मैं आपको वैसे बता दूं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये एक शाफ्ट है, थोड़ा सा गलत बन गई, अच्छे से बनाते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले एक शाफ्ट होगी जो टरबाइन घुमा रहा होगा। अब इस शाफ्ट के ऊपर सबसे पहले यहाँ पे ऐसे इम्पेलर होते हैं, क्लियर, ऐसे इम्पेलर होंगे। ये इम्पेलर ब्लेड्स होते हैं जो कि रोटेट करेंगे, ऐसे ऐसे रोटेट करेंगे। तो जब फ्लो आएगा, यहां से फ्लो आएगा, तो यहाँ पे ना इनलेट गाइड वेन्स हैं, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, इनलेट गाइड वेन्स। इस इनलेट गाइड वेन का काम क्या होता है, जब फ्लो यहां से एंटर करेगा ना, जैसे फ्लो यहां से एंटर करेगा, इनलेट गाइड वेन इस फ्लो को एक एंगल देंगे। अच्छा, कैसा एंगल देंगे? वो एक ऐसा एंगल देंगे कि जो आपका फ्लो है वो इसके ऊपर रेंगता हुआ जाए, ऐसे जाए फ्लो, इस इम्पेलर ब्लेड के ऊपर टकराए ना जाके, यहाँ पे फ्लो आए और टेंजेंशियली जाए। तो कैसा एंगल इस इम्पेलर ब्लेड के ऊपर फ्लो का होना चाहिए, वो एंगल इनलेट गाइडवेन देते हैं। अब इनलेट गाइडवेन क्या है, ये ना थोड़ा सा मूवेबल होते हैं, ये अपने सर हमने सर कल ही पढ़ा सर ये हाँ जी फ्लूइड बेटा, में सारा जो सर आप अभी पढ़ा रहे हो ना सर, हाँ जी, टरबाइन का सर टॉपिक सर ने सर कल ही कराया सर हमें, मतलब कि कल या परसों हमने ये टॉपिक पढ़ा सर, जो गाइड वेन्स हो गया, इम्पेलर हो गया, जो ये करता है सेम सेम ही है सर लगभग ये। बहुत बढ़िया। फिर तो जो जल्दी आप कह समझ रहे हो में। गाइड वेन, इसकी तो सर ने इसका डेफिनेशन वही बताया ना कि अगर डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं आना चाहिए ना, ताकि एक हल्के से एंगल पे लगेगा ताकि वो हार्म ना करे उसको, जो अंदर होता है ना उसका बहुत एंगल पे बढ़िया, जाएगा, गाइड वेन होगा। और इम्पेलर जो बाहर लगता है, ये फ्लूइड की टर्म में बताया, लेकिन ऑलमोस्ट सेम ही है ये तो। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं आपको गैस और के टर्म में बता रहा हूँ, हाँ जी, लगभग कल की क्लास में होगा सर सारा ये जो आप पढ़ा रहे हो ना सर, ऑलमोस्ट सेम ही है। ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया। तो देखो यहाँ से जब आपकी एयर एंटर करेगी तो वो इस इम्पेलर के साथ डायरेक्टली टकराए ना किसी गलत एंगल से। आप ये चाहते हो कि जो फ्लो आए वो ऐसा फ्लो टेंजेंशियली चला जाए, तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे इनलेट गाइडवेन यूज होते हैं। तो इनलेट गाइडवेन क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर एंगल देते हैं फ्लो को कि इस एंगल से आप इम्पेलर पे स्ट्राइक करो। और इम्पेलर मैंने आपको बताया ये गोल गोल घूमते हैं, और इसके बाद यहाँ पे लगा होता है डिफ्यूजर, ऐसा कुछ, वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसा होगा। तो यहां से फ्लो जाके डिफ्यूजर के थ्रू बाहर निकलता है। तो यहाँ पे अगर उसका प्रेशर P1 है और यहाँ पे प्रेशर P2 है, तो ये P2 प्रेशर बहुत ज्यादा बड़ा होता है P1 से। बस ये सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर का काम है। अब इसको थोड़ा सा हम एनिमेशन में देखते हैं। यहाँ पे देखो, देखो सबसे पहले तो इनलेट गाइडवेन आपको दिख रहे होंगे। ये इनलेट गाइडवेन आपको मूवेबल टाइप दिख रहे होंगे। देखो थोड़ा सा मूव कर रहा है ये। इसको मूव करने का सबसे बड़ा मोटो क्या है कि हम किस एंगल से चाहते हैं कि एयर स्ट्राइक करे। देखो एयर यहाँ से एंटर करेगी तो सबसे पहले जरूरी काम है उसका एंगल सेट करना एयर का, क्योंकि अगर गलत तरीके से इम्पेलर पे स्ट्राइक किया तो इम्पेलर का ब्लेड टूट सकता है और हमारे कंप्रेसर की एफिशिएंसी भी ज्यादा नहीं होगी। तो इसीलिए सबसे पहला काम है इनलेट गाइड वेन का एंगल सेट करना। तो हम ये खुद करते हैं और ये थोड़ा सा मूवेबल टाइप होता है। तो आई थिंक सभी को समझ में आ गया कि इनलेट गाइडवेन का काम क्या है। अब इनलेट गाइडवेन के अंदर एयर जाएगी तो अंदर कैसा परफॉर्म करेगी वो देखते हैं। यहाँ पे देखो, ये अंदर इम्पेलर दिख रहा है आपको घूमता हुआ।
जो इम्पेलर अंदर घूमता हुआ दिख रहा है इसको बोला जाता है इम्पेलर। देखो ये इम्पेलर के ब्लेड है। ये क्या आपको ये एनिमेशन मोहित सर ने भी दिखाई दी? बताओ सर ये फ्लूइड पे थी सर वो। अच्छा फ्लूइड हाँ के, सर, एनिमेशन थी ना सर, लेकिन वो फ्लूइड में थी सर। ठीक है चलो। वाइन के लिए सर, तो देखो रिएक्शन टरबाइन थी। ओके, तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ से देखो इसको बोला जाता है इम्पेलर आई, इसको। अब आप कभी भी एमसीक्यू सोल्व करोगे ना तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, एक एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। तो मतलब आपको मैं अगर ऐसा दिखाऊं तो ये पूरा इम्पेलर आई है, इसको बोला जाता है इम्पेलर आई। तो अगर आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे कि इनलेट गाइडवेन के थ्रू जब एयर पास करती है तो वो किस पे स्ट्राइक करती है, तो अगर अलग अलग ऑप्शन होंगे उसमें दो ऑप्शन होंगे, इम्पेलर ब्लेड और इम्पेलर आई। तो किस पे टिक लगाओगे आप? क्या आंसर होना चाहिए? इम्पेलर आई सर। इम्पेलर आई। तो इम्पेलर आई पे एयर आएगी यहाँ से इम्पेलर आई में, और इम्पेलर आई के थ्रू ही जाएगी ऐसे। अब देखो हो क्या रहा है, अगर आप इम्पेलर ब्लेड को ध्यान से देखो, इम्पेलर आई में गए और यहां से वो ऐसे एयर बाहर निकलेगी, ठीक है, यहां से एयर जाएगी और यहां से बाहर निकलेगी ऐसे। अब देखो एक्चुअली में हो क्या रहा है, एक्चुअली में just a minute, और एक्चुअली में हो क्या रहा है, यहाँ पे जो इम्पेलर है वो रोटेटिंग पार्ट है, यस है, बट जैसे ही ये रोटेट करेगा तो होगा क्या, इसके रोटेशन से जो फ्लो अंदर की डायरेक्शन में आ रहा है वो इम्पेलर आई तक तो बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा, उसके बाद वो इम्पेलर ब्लेड में रोटेटिंग पार्ट में चला जाएगा, फ्लो सीधा जाएगा, इम्पेलर ब्लेड उसको घुमाएंगे, फ्लो सीधा जाएगा, इम्पेलर ब्लेड उसको घुमाएंगे। उसके बाद इम्पेलर ब्लेड के बाद हमारे पास आते हैं डिफ्यूजर, इसको बोला जाता है डिफ्यूजर। क्लियर? और इस डिफ्यूजर को स्टेशनरी रखा जाता है, ये घूमते नहीं है। तो एग्जामिनर अगर आपसे पूछेगा कि सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में स्टेशनरी पार्ट कौन सा होता है, तो आपने बताना है डिफ्यूजर। अब मैं आपकी एक एक कंसेप्ट क्लियर करता हूं कि इनका काम क्या है। देखो पहले तो जब आप इस एनिमेशन को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एयर कैसे अंदर एंटर कर रही है और एयर कैसे इम्पेलर के थ्रू घूम रही है। मैं इसको साफ कर दूं एक बार। ये आपके इम्पेलर है, ये ओपन भी होता है क्लोज भी होता है, ये क्लोज टाइप है, पिछला ओपन टाइप था, और साथ में ये डिफ्यूजर दिख रहा है आपको सबसे लास्ट में, और ये डिफ्यूजर फिक्स होता है। क्लियर? ये घूमता नहीं है। अब जैसे ही एयर आएगी ना वो इम्पेलर में सेंट्रीफ्यूगल एक्शन की वजह से बाहर की तरफ को जाएगी, और जैसे ही बाहर की तरफ को जाएगी वहां पे होगा क्या, प्रेशर राइज। अब वो प्रेशर राइज होता कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो ये इम्पेलर आपको दिख रहा होगा घूमता हुआ, और डिफ्यूजर है जो वो बिल्कुल स्टेशनरी है। मैं दोबारा दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखो, जो ये इम्पेलर है, ये इम्पेलर घूमता हुआ दिखेगा, और लास्ट में ये जो है इसको बोला जाता है डिफ्यूजर, और डिफ्यूजर बिल्कुल स्टेशनरी है। हाँ ये स्टेशनरी तो है, बट अगर वेरिएबल डिफ्यूजर गाइडवेन है तो इनकी भी आप एरिया चेंज कर सकते हो, ये एरिया चेंज कर सकते हो, ये वाला दो डिफ्यूजर के बीच का एरिया चेंज कर सकते हो अगर वो वेरिएबल डिफ्यूजर है। अब मैं इसकी आपको कहानी बताता हूँ कि एक्चुअली में प्रेशर राइज होता कैसे है यहाँ पे, ठीक है? यहां तक किसी को डाउट है कोई? यहां तक किसी भी स्टूडेंट को डाउट कोई? सर इससे तो दो क्वेश्चन बना है सर, फ्लूइड आएगा तो पहले किससे टकराएगा, तो वो इम्पेलर आई से टकराएगा, और इसमें स्टेशनरी पार्ट कौन सा होता है, तो डिफ्यूजर होता है। बिल्कुल। अब देखो, तो यहाँ पे
सबसे पहले जब फ्लो आया तो इम्पेलर आई के पास गया और इम्पेलर आई से निकल के यहां से ये बाहर की तरफ को जाएगा। क्लियर? अब यहां से जब बाहर की तरफ को जाएगा क्यों? क्योंकि आपने बोला कि इम्पेलर है रोटेटिंग पार्ट, वहां पे एयर क्या करेगी? रोटेट करेगी। ओके, अब ये बताओ, एग्जामिनर ये पूछता है जब ये प्रेशर राइज कर रहा होगा तो यहाँ पे इस पॉइंट पे प्रेशर ज्यादा होगा या इसके इस पॉइंट पे प्रेशर ज्यादा होगा? रेडियली आउटवर्ड प्रेशर ज्यादा होगा या रेडियली इनवर्ड प्रेशर ज्यादा होगा? ठीक है, क्वेश्चन मैं दोबारा बोल रहा हूँ। हाँ जी, आउटवर्ड ज्यादा होगा सर। आउटवर्ड आउटवर्ड ज्यादा होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो बहुत ही इजी है, इसका कंसेप्ट भी समझ लो ताकि एग्जामिनर पूछे तो पता हो। देखो आपको पता है इम्पेलर क्या है? रोटेटिंग पार्ट है, ये तो रोटेट करेंगे ऐसे। क्लियर? अच्छा, अगर ये रोटेटिंग पार्ट है तो यहां से जो फ्लो आ रहा है, मैं इसको ना ऊपर से देख रहा हूं, तो सबसे पहले जो फ्लो आएगा ये वाला फ्लो, इसमें एक टेंजेंशियल वेलोसिटी बनेगी। टेंजेंशियल वेलोसिटी पता है ना? अगर मान लो ये कोई कर्व है, इस पे यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो इसको टेंजेंशियल वेलोसिटी बोलते हैं। क्लियर? तो जैसे ही सपोज करो ये फ्लो अंदर की तरफ को आया और एकदम से घुमा दिया इसको, तो इसमें एक टेंजेंशियल फ्लो आएगा। जैसे फ्लो एंटर करेगा, एंटर करने के बाद इसमें एक टेंजेंशियल फ्लो बनेगा। ये भी एग्जामिनर पूछता है। अब जो ये टेंजेंशियल फ्लो बना, ये टेंजेंशियल फ्लो की वजह से होगा क्या? जब ये इम्पेलर आपके रोटेट कर रहे होंगे, इसमें एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगेगी। आप सभी को पता है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में डिफरेंस क्या है? वेलोसिटी अगर पर यूनिट टाइम के साथ डिवाइड कर दी जाए कि थोड़े थोड़े टाइम के बाद वेलोसिटी कितनी चेंज की है, उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो होता क्या है कि हमारा जो फ्लूइड है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में आ जाता है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब जैसे ही सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में आएगा तो आपको पता है जैसे जैसे फ्लो बाहर की तरफ को जाएगा, जैसे जैसे फ्लो बाहर की तरफ को जाएगा, तो यहाँ पे मैनिफेस्टेशन होगा प्रेशर राइज का। मतलब प्रेशर राइज आपको दिखेगा यहां से धीरे धीरे होता हुआ, यहां से प्रेशर राइज होता हुआ दिखेगा बाहर की तरफ। क्यों? क्योंकि बेटा देखो, यहां से अगर मैं सिर्फ एक फ्लूइड एलिमेंट को उठा लूं, किसी एक फ्लूइड एलिमेंट को उठा लूं, इस पे इधर से भी फोर्स लग रहा होगा और इधर से भी फोर्स लग रहा होगा, बट इस पे जो फाइनल फोर्स लग रहा होगा ना बेटा, वो नीचे की डायरेक्शन में लग रहा होगा। अब आप पूछोगे क्यों? क्योंकि आपको पता है बाहर के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हैंडल करने के लिए एक इनवर्ड फोर्स लगना जरूरी है, तभी ये ऐसा घूमेगा, ऐसा ऐसा। कभी भी फ्लो को ऐसा घुमाने के लिए जो बाहर का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसको अपोज करने के लिए नीचे एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या फोर्स लगना जरूरी होता है। क्लियर? तो इसीलिए क्या होता है, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है, तो धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पे फ्लो आउटवर्ड, जैसे जैसे रेडियली बाहर की तरफ को जाएगा वैसे वैसे फ्लो का प्रेशर राइज करना स्टार्ट कर देगा। अब यहाँ पे फाइनल एक बात तो समझ में आ गई कि यहाँ पे इम्पेलर की आई में जब फ्लो आएगा और इम्पेलर ब्लेड से जब बाहर की तरफ को जाएगा, तो यहाँ से प्रेशर राइज होता हुआ बाहर की तरफ को प्रेशर राइज होगा। अब जैसे ही इम्पेलर ब्लेड खत्म हुए उसके बाद डिफ्यूजर स्टार्ट हो गया। अब देखो बेटा डिफ्यूजर में क्या हो रहा है, मेरे को एक बात बताओ कि जब आपका कंप्रेसर होता था और टरबाइन होता था, इसके बीच में क्या लगा होता था? कंबशन चैम्बर। यस और नो? तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है, कि कंबशन चैम्बर में कभी भी वेलोसिटी बहुत ज्यादा हाई नहीं चाहिए होती। कंबशन चैम्बर में हम चाहते हैं कि फ्लो आए हाई प्रेशर का और हाई इंथैल्पी का, वहां पे हम कंबशन करवाएं और आगे जाए। अगर फ्लो हाई वेलोसिटी का आ गया तो वो अच्छे से कंबशन नहीं कर पाएगा। तो कंबशन चैम्बर के एंट्रेंस में वेलोसिटी बहुत ही कम चाहिए। उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमने प्रेशर राइज कर लिया इम्पेलर में,
जब यहाँ पे प्रेशराइज कर लिया, अब उसके बाद क्या हुआ कि जब हमारा फ्लो यहाँ से बाहर निकलने लगा तो उसने क्या देखा, उसने देखा आगे डिफ्यूजर लगे हुए हैं। डिफ्यूजर कैसे हैं, यहाँ का एरिया छोटा होगा, यहाँ का एरिया बड़ा होगा। मतलब जब फ्लो चल रहा है तो उसको कुछ ऐसा दिखेगा, यहाँ का एरिया कम, यहाँ का एरिया ज्यादा। अब आप बताओ मेरे को, अगर मैंने एरिया बढ़ा दिया है तो प्रेशर राइज करेगा या वेलोसिटी राइज करेगी? प्रेशर राइज करेगा और वेलोसिटी डिक्रीज करेगा। अक्षर बढ़ जाएगा ना सर, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी सर वही है ना सर, ये हाँ जी, क्या बोल रहे हो? कंटिन्यूटी होता है एक तरह से, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ऑलमोस्ट वैसे ही है ना सर, ये हाँ, concept। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी रो एवी वाला, कि अगर आप एरिया बढ़ा रहे हो वेलोसिटी कम हो जाती है ना, तो वही चीज है। नहीं सर A1, हाँ जी, नहीं सर वही है सर, आई थिंक। हाँ हाँ, जो आप बोल रहे हो बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी रो एवी वाला, रो एवी। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करते हो, डेंसिटी को निग्लेक्ट कर देते हो और A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 बोल देते हो। मतलब अगर एरिया बढ़ रहा है तो वेलोसिटी कम हो जाएगी। लेकिन कंटिन्यूटी इक्वेशन इनकम्प्रेसिबल के लिए है ना पहले? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मैं भी यही बताने वाला था कि इनकम्प्रेसिबल के लिए कंटिन्यूटी इक्वेशन है, इसलिए मैंने जो आपको ये वाली इक्वेशन लिखवाई, ये इक्वेशन सबसे बेस्ट, ये दोनों के लिए वैलिड है, ये इक्वेशन दोनों के लिए वैलिड है। और ये सिर्फ और सिर्फ इनकम्प्रेसिबल के लिए, जब आपका मैक नंबर 0.3 से कम हो। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे फाइनली क्या हुआ था, यहाँ पे फाइनली जब आपने उसको डिफ्यूजर्स को देखा तो डिफ्यूजर में क्या हुआ, अब यहाँ पे जो बात ध्यान में देने वाली है, मैं इतना डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप एमसीक्यू सोल्व करो तो आपको पता हो कि आप याद क्या कर रहे हो। ठीक है, ऐसे हवा में नहीं। तो सबसे पहले आपका इम्पेलर में एयर आई और इम्पेलर के ब्लेड से रेडियली आउटवर्ड जाने पर आपका प्रेशर राइज होना स्टार्ट हो गया। ओके, अब क्या हुआ बेटा, यहां तक तो जितना प्रेशर राइज करना था आपने कर लिया। अब उसके बाद आपने जो डिफ्यूजर लगवाए हैं, इसका क्या काम है, इसका काम यह है कि जब मेरा कंबसन चैम्बर में फ्लो जाए तो उसमें वेलोसिटी ज्यादा ना हो, इसलिए हमने इसको कुछ ऐसा डिजाइन किया है कि यहाँ का एरिया कम और यहाँ का एरिया ज्यादा हो। तो जब ये फ्लो यहाँ से बाहर आएगा तो यहाँ एरिया ज्यादा होने की वजह से प्रेशर और ज्यादा राइज कर जाएगा और वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो फाइनली जब यहाँ से फ्लो बाहर निकलेगा तो उसका प्रेशर बहुत ज्यादा राइज हुआ होगा और वेलोसिटी बहुत ज्यादा कम हो गई होगी। यही फंक्शन है डिफ्यूजर का। क्लियर? तो यहाँ पे एग्जामिनर आपसे क्या पूछता है, आपसे एग्जामिनर ये पूछता है कि जो डिफ्यूजर हैं क्या वो वेरिएबल हो सकते हैं या नहीं। तो आपको आंसर देना है कि यस, वो वेरिएबल हो सकते हैं। अब वेरिएबल होने का मतलब समझ लो क्या है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा जो इम्पेलर है वो बहुत ही ज्यादा फास्ट घूम रहा होता है। अब बेटा जब बहुत ही ज्यादा फास्ट घूम रहा होता है इम्पेलर हमारा, तो उस टाइम पे हो सकता है कि आपको ये वाला एरिया कम करना पड़े और ये वाला एरिया थोड़ा सा ज्यादा करना पड़े। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब इम्पेलर बहुत ज्यादा फास्ट घूमेगा तो यहाँ पे कंडीशन चेंज हो जाती है। मैं अभी बताता हूँ वो चेंज होती कैसे है। तो कभी कभी आपको ये भी एरिया चेंज करना पड़ता है अंदर का, और ये भी एरिया चेंज करना पड़ता है बाहर का। तो इसके लिए हम यूज करते हैं वेरिएबल डिफ्यूजर गाइड वेन्स। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर का सबसे पहला पार्ट क्या होगा, इनलेट गाइड वेन। दूसरा पार्ट क्या होगा, इम्पेलर आई। तीसरा पार्ट क्या होगा, इम्पेलर ब्लेड। चौथा पार्ट क्या होगा, डिफ्यूजर। ये चार चीजें समझ में आई बेटा? यस और नो? ये बता दीजिएगा एक बार, ये बात समझ में आ गई सभी को?
यहाँ तक बता दीजिए अगर समझ में आया है या नहीं आया तो भी बताओ। भाई आवाज आ रही है मेरी आपको? सर ये सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर है ना? हाँ जी, ये अभी आपने कंप्रेसर देखा है वो सेंट्रीफ्यूगल है ना? हाँ सेंट्रीफ्यूगल हाँ बिल्कुल सेंट्रीफ्यूगल। तो अभी जो मैंने आपको सिर्फ पार्ट बताए हैं, जो 2 से 3 पार्ट बताए हैं, क्या वो बात समझ में आई है कि इम्पेलर कहाँ है और डिफ्यूजर कहाँ है, आई कहाँ पे है? देखो एक बार दोबारा देखो, आई थिंक किसी को प्रॉब्लम है। तो मैंने आपको सबसे पहले तो बताया यहाँ पे कि इनलेट गाइड वेन होगी। अब इनलेट गाइड वेन से यहाँ पे फ्लो इन करेगा, और जो फ्लो इन करेगा उसका एंगल कुछ ऐसा होगा कि अंदर का जो इम्पेलर आपको घूमता हुआ दिखाई दे रहा है उस पे करेक्ट एंगल से स्ट्राइक करे। ये इनलेट गाइड वेन का काम है। अब यहाँ पे ये आपको इम्पेलर दिख रहा है घूमता हुआ, और लास्ट में डिफ्यूजर दिख रहा है जो कि बिल्कुल स्टेशनरी पड़ा हुआ है। अब इस इम्पेलर की बात हो रही थी हमारी कि इस इम्पेलर में सबसे पहले इम्पेलर की आई होगी जहां पे एयर जो है वो स्ट्राइक करेगी। यहाँ पे डिफ्यूजर दिख रहा है आपको बिल्कुल लास्ट में। यहाँ पे देखो जब फ्लो आ रहा है तो ये रेडियली आउटवर्ड जा रहा है, रेडियली आउटवर्ड जा रहा है। बस मेरा कहने का ये मतलब है जो ये रेडियली आउटवर्ड जा रहा है तो ये प्रेशर कैसे राइज कर रहा है और ये कितना प्रेशर राइज करेगा, प्रेशर राइज कैसे कर रहा है और ये कितना प्रेशर राइज करेगा, हमें उससे मतलब है बस। तो जो इम्पेलर का ब्लेड घूम रहा है और जो पीछे डिफ्यूजर लगे हैं उनका इंडिविजुअल काम क्या है हमें वो देखना है बस। क्लियर? इंडिविजुअल काम क्या है? तो इंडिविजुअल काम जब हम देखेंगे इम्पेलर का, सॉरी, इम्पेलर का जब इंडिविजुअल काम देखेंगे उस केस में इम्पेलर तो रोटेट कर रहा है। तो इम्पेलर रोटेट कर रहा है तो वहां पे पहला क्वेश्चन एग्जामिनर ये पूछता है कि इम्पेलर में रेडियली आउटवर्ड जब हम जाएंगे तो प्रेशर राइज करेगा या प्रेशर ड्रॉप करेगा? तो प्रेशर राइज करेगा रेडियली आउटवर्ड जाते हुए, ठीक है, जब हम बाहर की तरफ को जाएंगे। अब देखो बेटा ये जो डिफ्यूजर लगाए हुए हैं, डिफ्यूजर का जो ये वाला पार्ट है ये एरिया छोटा होगा और ये पीछे का एरिया ज्यादा बड़ा होगा। तो यहां से अगर बड़े एरिया की तरफ को जा रहे हैं तो क्या आप इसको डाइवर्जेंट टाइप बोल दोगे एरिया को? तो अगर ये डाइवर्जेंट टाइप एरिया होगा तो यहाँ पे भी प्रेशर राइज करेगा। तो देखो कुछ तो प्रेशर राइज किया इम्पेलर ने और कुछ प्रेशर राइज किसने किया? इस वेरिएबल डिफ्यूजर्स ने। तो फाइनली आपका प्रेशर यहाँ भी राइज हो रहा है और यहाँ भी राइज हो रहा है, दोनों जगह राइज हो रहा है। बट अब इतना सब कुछ जो मैंने आपको कहानी बताई उसके पीछे का रीजन सुन लो क्या है। रीजन ये है कि एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आगे पूछे जाते हैं। अब पहला क्वेश्चन एग्जामिनर क्या पूछता है, वो थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूज करता है। वो बोलता है कि टोटल प्रेशर कहाँ पे राइज किया होगा? एट द आई ऑफ द इम्पेलर, एट द रोटेटिंग ब्लेड ऑफ द इम्पेलर, एट द डिफ्यूजर और एट द आउटलेट ऑफ द डिफ्यूजर। ठीक है बेटा? तो क्वेश्चन एग्जामिनर ना टोटल प्रेशर की फॉर्म में पूछता है कि कहाँ पे टोटल प्रेशर राइज किया होगा। तो आप में से कोई बता सकता है कि टोटल प्रेशर कहाँ पे राइज किया होगा? प्रेशर राइज किया होगा ये तो सभी को समझ में आ गया, टोटल तो प्रेशर लास्ट कहाँ पे राइज किया होगा? बताएगा कोई? सबसे लास्ट में सर बताए थे, एट द डिफ्यूजर। ओके, कोई और स्टूडेंट? आउटलेट एट द डिफ्यूजर। कोई और बताएगा? अच्छा टोटल प्रेशर होता क्या ये पता है आपको?
कोई बताएगा टोटल प्रेशर होता क्या है? सर पी आउट माइनस पी इन। क्या बेटा? हमारे लास्ट में जो प्रेशर आया है उससे हम माइनस कर देंगे इनिशियल। नहीं नहीं बेटा, देखो थोड़ा सा देख लो टोटल प्रेशर बोलते किसको है। अगर यहां से फ्लो जा रहा है ना, यहां से फ्लो जा रहा है, और अगर आप यहां पे एकदम से इस फ्लो को रोक देते हो आइसेंट्रोपिकली, अब अपनी अपने नोटबुक पे एक बात लिख लो, व्हेन द फ्लो विल स्टॉप आइसेंट्रोपिकली, कभी भी फ्लो को एकदम से रोक दिया जाता है आइसेंट्रोपिकली, तो इस पॉइंट पे जो प्रेशर होता है उसको टोटल प्रेशर बोलते हैं। और टोटल प्रेशर किसके बराबर होता है बेटा? टोटल प्रेशर होता है स्टैटिक प्रेशर के बराबर प्लस डायनेमिक प्रेशर के बराबर, ये होता है टोटल प्रेशर। इसको बोला जाता है स्टैटिक प्रेशर, इसको बोला जाता है डायनेमिक प्रेशर। ठीक है, अब देखो अगर आपके एयर के पार्टिकल बिल्कुल स्टेशनरी खड़े हैं, मान लो आपके रूम है, आपका रूम का जो एटमॉस्फेयर है वहां पे मॉलिक्यूल्स बिल्कुल स्टेशनरी पॉइंट्स पे खड़े हुए हैं अपने अपने, तो यहाँ पे प्रेशर राइज करोगे तो ये है स्टैटिक प्रेशर। बट अगर आपने अंदर फैन या कूलर चला दिया तब ये पार्टिकल में वेलोसिटी आ जाएगी सभी में, उस टाइम पे जो प्रेशर होगा उसको आप डायनेमिक प्रेशर बोलते हो। और स्टैटिक प्रेशर क्या बोलते हो? जब पार्टिकल बिल्कुल स्टेशनरी पोजीशन पे होंगे। जब इन दोनों का एडिशन करते हो ना तब टोटल प्रेशर निकल के सामने आता है। बेटा ये बात समझ में आ गई सभी को? व्हाट इज टोटल प्रेशर? यस और नो? अब जो टोटल प्रेशर है पीटी, ये पूछता है एग्जामिनर कि ये कहाँ पे बढ़ रहा है। तो यहाँ पे ना मेरी एक बात ध्यान से सुन लो, टोटल प्रेशर हमेशा वही बढ़ता है जहां पे आप कुछ ना कुछ वर्क इनपुट देते हो। अब देखो जो वर्क इनपुट मिला वो इम्पेलर को मिला इसको रोटेट करवाने के लिए, ठीक है? तो अगर इम्पेलर को रोटेट आप करवा रहे हो तो यहाँ पे जो प्रेशर राइज हो रहा है वो टोटल प्रेशर राइज हो रहा होगा, क्योंकि टोटल प्रेशर राइज के लिए आपको वर्क इनपुट देनी पड़ती है। बट मेरे को ये बताओ क्या डिफ्यूजर में कोई वर्क इनपुट देनी पड़ रही है? क्या ये रोटेटिंग पार्ट है? नहीं, ये रोटेटिंग पार्ट नहीं है। और अगर ये रोटेटिंग पार्ट नहीं है तो यहाँ पे जो प्रेशर राइज हो रहा है वो क्या होगा? टोटल प्रेशर राइज नहीं करेगा। यहाँ पे टोटल प्रेशर राइज नहीं करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। पिछली बार इसरो में जो 25 मार्च को एग्जाम हुआ है तो इसमें ये क्वेश्चन आया था जो कि बच्चे गलत करके आए थे। तो टोटल प्रेशर राइज कहाँ होता है? सिर्फ और सिर्फ इम्पेलर में, डिफ्यूजर में नहीं होता। बट अगर वो पूछे स्टैटिक प्रेशर कहाँ राइज होता है तो स्टैटिक प्रेशर यहाँ भी राइज करेगा और यहाँ भी राइज करेगा। स्टैटिक प्रेशर दोनों जगह राइज करेंगे बट टोटल प्रेशर सिर्फ इम्पेलर में काम करेगा और इसमें राइज नहीं करेगा। यहां तक क्लियर हुआ बेटा सभी को? यस और नो? वो रिवर्सिबल एडियाबैटिक वाली चीज समझ नहीं आई। रिवर्सिबल एडियाबैटिक वाली बात समझ नहीं आई बस, उसके अलावा कोई और? नहीं सर। रिवर्सिबल एडियाबैटिक वाले में मैंने आपको ये बताया कि टोटल प्रेशर बोला किसको जाता है। देखो दो तरह से प्रेशर राइज होते हैं, एक स्टैटिक प्रेशर, दूसरा डायनेमिक प्रेशर। और इन दोनों को जब आपस में मिला दिया जाता है तब हमारे पास आता है टोटल प्रेशर। क्लियर? अगर आपको कोई पूछे, देखो जो आप बर्नौलीज इक्वेशन पढ़ते हो तो बर्नौलीज इक्वेशन से आपके पास आता है एक प्रोडक्ट फाइनल, ये वाला जो आप लिखते हो ना, फर्स्ट और सेकंड पॉइंट,
ध्यान से देखो, समझ में आ जाएगा। अगर फर्स्ट पॉइंट में वेलोसिटी है और सेकंड पॉइंट में वेलोसिटी नहीं है, तो क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसा लिख सकता हूं, P1 प्लस रो V1 स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू P2 प्लस 0? यस और नो? बर्नौलीज इक्वेशन में अगर हाइट सेम है तो क्या ये लिख सकता हूं मैं? ये आपने बर्नौलीज में पढ़ा होगा। हाँ यस सर। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने 0 क्यों लिखा? क्योंकि वेलोसिटी 0 है। ठीक है, तो बस ये इसको बोला जाता है स्टैटिक प्रेशर, इसको बोला जाता है डायनेमिक प्रेशर। तो ये हो गया टोटल प्रेशर। और अगर टोटल प्रेशर को फिजिकली देखना हो तो कैसे देखा जाता है कि यहां से जो फ्लो चल रहा है, अगर इस फ्लो को आइसेंट्रोपिकली रोक दिया जाए, आइसेंट्रोपिकली रोक दिया जाए, तो यहाँ पे जो प्रेशर राइज होगा उसको टोटल प्रेशर बोला जाता है। अब आइसेंट्रोपिकली ही मैंने क्यों बोला? क्योंकि आपको बिल्कुल धीरे धीरे ये काम करना है, तभी ये आइडियल कंडीशन पे जाएगा, आइसेंट्रोपिक कंडीशन पे जाएगा। आइसेंट्रोपिक, तो आइसेंट्रोपिकली अगर आप फ्लो को रोकते हो, ये बात लिख लो अपनी कॉपी में कि जब भी हम आइसेंट्रोपिकली फ्लो को रोकते हैं किसी एक जगह, तो वहां पे टोटल प्रेशर राइज करता है। ठीक है, मतलब सर इरिवर्सिबिलिटी 0 हो गई ना उधर। हाँ, इरिवर्सिबिलिटी 0 हो गई। रिवर्सिबली एडियाबैटिक को आइसेंट्रोपिक बोला जाता है। क्लियर? तो फाइनली यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जब भी आप सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर का यूज करते हो ना, तो इंपेलर में टोटल प्रेशर बढ़ता है, बट डिफ्यूजर में कभी भी टोटल प्रेशर नहीं बढ़ता। अब एक लास्ट चीज जो एग्जाम में पूछी जाती है, अब मैं आज जल्दी से आपसे पूछूं कि सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो क्या सर अभी बोलोगे क्या आप? बताए सर? हाँ हेलो, जी, अभी किस में बताया प्रेशर बढ़ता है और किस में घटता है? इंपेलर में, ये जो आपके पास इंपेलर प्रेशर है, बढ़ता है। टोटल प्रेशर, यस सर। और यहाँ पे टोटल प्रेशर नहीं बढ़ेगा इस डिफ्यूजर में। इम्पेलर में बढ़ता है और डिफ्यूजर में नहीं बढ़ता है। हाँ, टोटल प्रेशर जो है वो इंपेलर में ही बढ़ेगा और डिफ्यूजर में नहीं बढ़ेगा। ठीक है, अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं कि एग्जामिनर बोलेगा कि आप मेरे को पार्ट्स बताइए, तो आप सबसे पहले क्या बोलोगे? इनलेट गाइड वेन, उसके बाद क्या बोलोगे? इंपेलर आई, उसके बाद इंपेलर ब्लेड, उसके बाद डिफ्यूजर, यही बोलोगे? ठीक है, अब एग्जामिनर एक बात और पूछता है कि इनलेट ब्लेड और डिफ्यूजर के बीच में क्या होता है। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, ये है इंपेलर ब्लेड यहां तक, और यहां से डिफ्यूजर ब्लेड स्टार्ट है। तो इनके बीच में कोई आपको कोई कंपोनेंट दिख रहा है? यस और नो? इन दोनों के बीच में कोई आपको पार्ट दिख रहा है? सर जो बढ़ा हुआ है वही पार्ट सर, देखो, डिफ्यूजर के ऊपर। डिफ्यूजर, ये जो आपके पास डिफ्यूजर है और ये जो इंपेलर ब्लेड है, इन दोनों के बीच में आपको कोई पार्ट नहीं दिख रहा है। बट बेटा यहाँ पे ध्यान में दो, ये भी एग्जाम का क्वेश्चन आया हुआ है। इनलेट जो इंपेलर ब्लेड है आपके, ये जो इंपेलर ब्लेड है और ये जो आपके पास डिफ्यूजर है, इनके बीच में बिल्कुल खाली स्पेस है, और इस खाली स्पेस को बोला जाता है वेनलेस डिफ्यूजर। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ये क्या चीज है। जहां पे इंपेलर ब्लेड खत्म हुए और जहां पे ये डिफ्यूजर है, इनके बीच में आपको ये खाली स्पेस दिखेगी। बस इसी खाली स्पेस को वेनलेस डिफ्यूजर बोला जाता है। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ क्यों बोला जाता है। क्योंकि जब हाई स्पीड में इंपेलर रोटेट करेगा, तो यहां से जब एयर बाहर निकलेगी और डिफ्यूजर के अंदर जाएगी, इन दोनों के बीच में एक खाली स्पेस होता है, और इस खाली स्पेस में ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल एक्शन आपका जो पार्टिकल है ना, वो दोनों तरफ को खींचता है, दोनों तरफ को फोर्स लगता है, जिसकी वजह से इस खाली स्पेस पे भी कुछ ना कुछ प्रेशर राइज हो जाता है। तो बस
यहाँ पे भी हल्का सा प्रेशराइज हो रहा है, इसीलिए इसको वेनलेस डिफ्यूजर बोल दिया जाता है। ठीक है, तो अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है कि इम्पेलर ब्लेड और डिफ्यूजर के बीच में क्या होता है, तो आपको आंसर देना है वेनलेस डिफ्यूजर। और अगर वो पूछता है इसका काम क्या है, तो आपको बताना है इस वेनलेस डिफ्यूजर का काम यह है कि प्रेशर को राइज करना। ठीक है, तो फाइनली आपका हर जगह पे प्रेशर राइज हो रहा होगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में देखिएगा और इसको लिख जरूर लेना, ये आपको कहीं बुक में नहीं मिलेगा कुछ भी। किसी को डाउट है यहाँ तक? किसी को भी डाउट बेटा? सर पीछे करिए थोड़ा स्लाइड, मिटा दिए सर। हाँ वो मिटा दिया है, वो आप रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों के बीच में क्या रहता है? दोनों के बीच में मैंने एक जो वर्ड लिखवाया उसका नाम है वेनलेस डिफ्यूजर। क्लियर? वेनलेस डिफ्यूजर। चलिए आप इतना काम करके आइए कल तक। सर पार्ट का नाम क्या बताइए? हाँ जी, पार्ट्स का नाम कौन से पार्ट का नाम बोल रहे हो? हाँ जी, कंप्रेसर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स जो बताए मैंने आपको। 4 वो बताए जो। देखो सबसे पहला क्या बताया, सबसे पहले क्या होगा, इनलेट गाइड वेन। क्लियर? इनलेट गाइड वेन से एयर आएगी इम्पेलर आई में, इम्पेलर आई से इम्पेलर ब्लेड में जाएगी, और इम्पेलर ब्लेड से जो आपको ये डिफ्यूजर दिख रहे हैं ये वाले, ठीक है, ये डिफ्यूजर तो इसमें जाएगी। बट एग्जामिनर कभी कभी पूछता है कि इस इम्पेलर ब्लेड में, जो ये इम्पेलर ब्लेड है और जो ये डिफ्यूजर आपके ब्लेड्स लगे हुए हैं स्टेशनरी, इनके बीच में क्या होता है? तो इनके बीच में जो ये खाली स्पेस आपको दिख रही है, ये वाली खाली स्पेस, इसको बोला जाता है वेनलेस डिफ्यूजर। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इस खाली स्पेस में भी कुछ ना कुछ प्रेशर राइज हो जाता है, इसीलिए इसको बोला जाता है वेनलेस डिफ्यूजर। अब इसका बचा ट्रायंगल डायग्राम के बारे में, एग्जामिनर पूछता है ट्रायंगल डायग्राम इसका। ठीक है, तो वो मैं आपको कल की क्लास में करवाता हूँ, तो इतना पढ़ के आओ पहले। ठीक है, क्योंकि आज की क्लास में एक्टिवनेस मेरे को कम दिखी स्टूडेंट्स में, तो या तो चीजें कम समझ में आई हैं या थोड़ा सा सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी इसके ऊपर। ठीक है, बट जो मैंने आपको चीजें बताई हैं वो बिल्कुल क्रीम चीज बताई है, तो अब इसके ऊपर थोड़ी सी स्टडी कीजिएगा। बुक तो सभी के पास होगी, ठीक है, मैं नोट्स भी आपको सेंड कर रहा हूँ, तो वो नोट्स भी एक बार पढ़ लीजिएगा। सर ये सर आता किस में से? ये पावर प्लांट का ही पार्ट है। पावर प्लांट में ब्रेटन साइकिल के बाद कंप्रेसर आता है, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर और एक्सियल फ्लो कंप्रेसर। अच्छा, पावर प्लांट का पार्ट है ना सर? तो आप इतना कल तक करके आइए, फिर आगे जो है वो कल तक करवाते हैं, बट करके जरूर आइएगा, तभी ट्रायंगल डायग्राम समझ में आएंगे सभी को। सर सेकंड स्लाइड लगा दीजिए थोड़ा है। अभी तो बेटा वो रफ कर दी है मैंने। सेकंड स्लाइड होगा सर? नहीं, सब कुछ मैंने इसी पे लिखा था, वो अभी मैं रफ कर चुका हूँ, वो उसमें देख लीजिएगा आप रिकॉर्डिंग। मैक नंबर जो बता रहे थे वो बोला सर। जस्ट मिनट, हाँ वो आपको उसी में देखना पड़ेगा एक बार रिकॉर्डिंग में। ठीक है, तो कल तक इतना करके आओ, फिर मैं आगे बताता हूँ। और किरण, जो आपका डाउट है वो मैं कल लेता हूँ, कि आपका डाउट वही था कि स्टार्टिंग में जो है वो कंप्रेसर चलेगा या फिर वही कंप्रेसर, तो वो आपका डाउट कर लेता हूँ। ओके सर। ओके।